जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन 1.3 का लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का छोड़ दिए हैं क्योंकि वहां पर एलसीएम आपको निकालना है। जो भी दिया गया है क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है कि इसका उल्टा हम मान लेंगे। क्या करेंगे? इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? माना या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तब क्या होगा? तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में मैं एक बार और बता दूं। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होता है। यानी न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा यदि ये परिमेय संख्या होगा तब। एक बात और भी ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसी संख्या जो रूट में हो और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हालांकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तर्क पर है, ये शॉर्टकट मेथड। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कंपटीशन का एग्जाम देना है और पूछ दे कि बताइए √5 एक परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप टिक कर देंगे अपरिमेय पर। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है कि कोई भी ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो, अंडर रूट में हो, करड़ी के अंदर हो और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो तो वह अपरिमेय होता है। 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी संख्या को स्वयं में गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है उस संख्या को पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 1 का पूर्ण वर्ग 1, 1 1 जा 1, 2 का 4, 2 2 जा 4, 3 का हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, ऐसे 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ऐसे होता है। तो यहाँ 5 जो है किसी भी संख्या का उसमें गुणा करने पर नहीं आता, इसलिए ये अपरिमेय है। लेकिन इसको सिद्ध करके बताना है कि ये कैसे अपरिमेय है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? यही चीज आपको लिखना पड़ेगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया, उल्टा मान लिया। ठीक है, विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, तब यह क्या हो जाएगा? यह P/Q के रूप का होगा। क्लियर? अब जब P/Q के रूप का होगा, ठीक है, तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड लेते हुए हम क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले यहां लिख ले जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, Q बराबर नहीं है 0 के, इसको छोड़ देंगे। ये बस समझाने के लिए किए थे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? जब ये इस रूप का होगा तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q बराबर √5 हो सकता है क्योंकि P/Q परिमेय संख्या है और इसको भी हमने परिमेय संख्या माना है, तब यह इसके रूप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। अब
P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने के बाद जब हम लेते हैं तो इसको A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से P तथा Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य माने जो कटे नहीं, ठीक है, ऐसे गुणनखंड को लेने के बाद, ठीक है, से विभाजित यानी कटाकर, विभाजित करके यानी कि कटा करके, ठीक है, इसको हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, √5 = A/B। A/B भी एक परिमेय संख्या है, जब ये हम प्राप्त कर सकते हैं तो, ठीक है, तो इतना प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया तो रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अतः या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा A²/B², या इसको हम लिख सकते हैं 5B² = A², ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको हमने लिख लिया। या जब इस तरह से हम लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B² = A²/5। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही समझने वाली चीज़ है। यहाँ से क्या हो सकता है, जब यहाँ A² 5 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर दिया है क्योंकि इसके कटाने के बाद ही ये B² के बराबर होगा, तो जब A² 5 से डिवाइड हो सकता है तो A² का मतलब A × A, ठीक है, A² का मतलब क्या होता है, A × A, यही है आपका A²। तो जब A² 5 से डिवाइड हो सकता है तो A भी 5 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि A² 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, अतः A भी 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। क्लियर। अब कैसे, इसको समझने के लिए जैसे 5 × 5 5 से विभाज्य है, 5 5 से कट जाएगा, उसमें से कोई एक तो कट ही जाएगा। उसी तरह से 10 × 10, अब 10 5 से विभाज्य हो जाएगा, जब 10 का वर्ग विभाज्य होगा तो 10 भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 15 × 15 15 विभाज्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 × 15 5 से विभाज्य है। तो इस तरह से ये A² अगर विभाज्य है तो A भी विभाज्य होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जब विभाज्य होगा तब फिर से इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये कहाँ से आता है, आप एक प्रमेय देखे होंगे 1.3, जो प्रमेय आपका है 1.3, उस प्रमेय से, ठीक है। ये कहाँ से हो जाएगा, प्रमेय 1.3 से, ठीक है, प्रमेय 1.3 से। आप लोग देख लीजिएगा, प्रमेय 1.3 बुक में दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या दिया गया, इसके बारे में दिया गया है कि किस तरह से ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में उसमें दिया गया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उधर जाऊँगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा नहीं बनाना है, आपको समझाना है। आप कहेंगे तो मैं इस प्रमेय के बारे में एक अलग वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्रमेय 1.3 आप स्वयं देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो सकता है तो यहाँ से हम ले सकते हैं क्या, अब आपका हो सकता है 5B² = A² तो आपने ले लिया, तो अब यहाँ से A जो लिए हैं अलग अलग, ठीक है, कि 5 से A विभाज्य होगा, ठीक है। तो आप ले लीजिए A बराबर कुछ और अलग मान लीजिए, ठीक है,
तब ए बराबर 5, बी लिए हैं तो सी ले लीजिए, ए बराबर 5c। क्यों? क्योंकि ए 5 से डिवाइड है, ठीक है। तो 5c आप इसका एक कांस्टेंट ले सकते हैं या कुछ और इसके साथ आप गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25c का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब ये है क्या, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपका इक्वेशन मिला था, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, ठीक है, और इक्वेशन नंबर ये सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से हो गया और एक इक्वेशन आपका यहाँ से हो गया। तो आप दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से कर लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए पेज छोटा पड़ गया, तो यहाँ से आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, एक में क्या था 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, यानी ए की जगह पर आप क्या रख लेंगे 5b स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर की जगह पर रखना है आपको 5b स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर की जगह पर रखना है 5b स्क्वायर, और फिर इधर दूसरे वाले इक्वेशन में ए स्क्वायर की जगह पर रखना है 25c स्क्वायर, देख रहे हैं, ये दूसरा वाला इक्वेशन, ठीक। तो आप यहाँ पर रख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, तो जब इसको अदला बदली करेंगे तो अदला बदली करने में आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 25 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर और बटा में 25, कैसे हो जाएगा, अब ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटा में 5। अब इसका मतलब क्या है कि b भी 5 से विभाजित होता है, यानी b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। लेकिन उधर हमने क्या देखा था, यहाँ देखा था कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः ए भी 5 से विभाजित है, यहाँ पर ए विभाजित हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है, 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, और 5 तब बी को विभाजित करेगा, तब 5 क्या करेगा, तब 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्लियर है, क्लियर है। अब वही आप प्रमेय 1.3 वाला लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 2 से ऐसा देखेंगे कि 5 ए बी दोनों को विभाजित करता है। जब आप देख रहे हैं कि 5 ए को भी विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करता है, ठीक है। अब प्रमेय 1.3 देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इस तरह का है, इस तरह का बात है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से 5 ए और बी दोनों को क्या करता है, दोनों को विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
ये विरोधाभास जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? विरोधाभास जैसा। क्यों? क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हम दूसरे के रूप में लिए थे जो सह अभाज्य था, यानी एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था उसमें। ठीक है, वो सह अभाज्य था, यानी एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 5 भी एक गुणनखंड आ गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम 5 प्राप्त कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, या उससे पहले कि P और Q का अभाज्य गुणनखंड से हम विभाजित करके इसको इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो इसका सह अभाज्य गुणनखंड लेने पर, सह अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब? अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन ये सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य गुणनखंड। तो सह अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? उसका केवल और केवल एक गुणनखंड एक होता है, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक के अलावा एक और गुणनखंड 5 मिल जा रहा है, जो संभव नहीं है। सह अभाज्य गुणनखंड में कोई दूसरा गुणनखंड हमको मिलता ही नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से कटे लेकिन उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ न मिले, कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही न, ठीक है, एक के अलावा, तो उसको हम सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 5 मिल रहा है। तो अतः हम देखते हैं, अतः 5 A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, अब यहां से सह अभाज्य लिखे थे तो इससे क्या है? विरोधाभास प्राप्त होता है, जो विरोधाभास प्रतीत होता है। तो विरोधाभास माने उल्टा, ये उल्टा प्रतीत हो गया। उल्टा प्रतीत हो गया नहीं, जो हमने माना था वो गलत हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो फिर हमने परिमेय माना था तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था या यही दर्शाना था, यही सिद्ध करना था, या लिखेंगे यही दर्शाना था। देख लीजिए, एकदम सिंपल तरीके से होगा, बस समझते हुए। ठीक है, समझते हुए करना है। थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने में लंबा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझिए, आराम से देखिए। लंबा होने से आपको घबराना नहीं है। एक बार समझ में आ जाएगा तो पूरी लंबाई शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझने के लिए लंबा रास्ता चलना कोई दुख की बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।